फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट्स के बारे में। क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या है ईस्टर्न घाट्स, क्यों इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा होती है और क्यों यूपीएससी या अदर एसएससी इत्यादि इसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आपका स्वागत है एडू सर्च हब में। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पूरा कोर्स ज्योग्राफी का फुल आपके लिए बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराऊंगा और मैं इसके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद आपके सामने ये लेके आता हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। ईस्टर्न घाट्स, जैसा कि आप यहाँ पर मैप देख पा रहे होंगे, तो मैप में आपको ईस्टर्न घाट्स क्लियरली दिख रहा होगा। ये ईस्टर्न घाट्स है, यहाँ पर ये कोस्टल प्लेन है, उसके बाद ईस्टर्न घाट्स है, यानी कि ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू के बीच का एरिया है। ये लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जिसमें ये फैला हुआ है। ये विभिन्न स्टेट्स में फैला हुआ है, डिफरेंट स्टेट्स में। ये उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इसका एरिया आता है वो आंध्र प्रदेश में आता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। आंध्र प्रदेश में ये 40% है, उसके बाद तमिलनाडु में 25% है, उड़ीसा में 25% है, इसका 5% हिस्सा 5% हिस्सा तेलंगाना में आता है और 5% कर्नाटक में आता है। तो इन स्टेट्स में ये फैला हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं? आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में ईस्टर्न घाट सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आपसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, डिफरेंट स्टेट्स आपको दे दिए जाएंगे और उसमें आपको सीक्वेंस में लगाना होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एरिया वाइज या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, आपको इन स्टेट्स का नाम दे दिया जाएगा और कोई एक अदर स्टेट जो नज़दीक वाला स्टेट हो, जैसे छत्तीसगढ़ दे दिया, मध्य प्रदेश दे दिया, कोई भी ऐसा स्टेट दे दिया जाएगा कि जहाँ पर ईस्टर्न घाट है या नहीं है। तो वहाँ पर आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको ये स्टेट्स याद रखने हैं कि इन स्टेट्स में ये फैला हुआ है और कहाँ कितना फैला हुआ है। तो अब आगे देखते हैं। जैसा कि आपको अभी बताया था, दिस इज पैरेलल टू बे ऑफ बंगाल फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी हिल्स। तो आपको पता है कि यहाँ पर महानदी उड़ीसा में रिवर बहती है, तो ये एक वैली में बहती है। और वैली तो आप जानते होंगे, वैली एक वी आकार की शेप वाला होता एरिया होता है जहाँ पर नदी उसको काटती रहती है। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, जब नदी बहती है तो उसको काटती रहती है और वो काटते काटते काफ़ी गहरा वी शेप बना लेता है, तो उसको हम वैली बोलते हैं। तो महानदी वैली से लेके और आपके नीलगिरी हिल्स तक, नीलगिरी आपके ये जो क्षेत्र है, ये नीलगिरी वाला क्षेत्र है, यहाँ तक ये ईस्टर्न घाट फैला हुआ है। आगे देखते हैं। तो आपको जैसा कि पता है कि डिफरेंट रिवर्स यहाँ से इसमें से होके गुजरती हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है। ये बड़ी बड़ी नदियाँ इसको काटती हैं और ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी छिन्न भिन्न हो गया है। ईस्टर्न घाट काफ़ी कटा फटा हुआ है। इसमें क्वेश्चन बनने की ये बहुत अच्छी संभावना है। आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर एक यूपीएससी ने मान लीजिए क्वेश्चन पूछा, वो स्टेटमेंट आपको दे देगा कि वेस्टर्न घाट की कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट कम कटा फटा है, यानी कि यहाँ पर क्रैक्स बहुत कम है। यहाँ तो आप उस टाइम पे ये स्टेटमेंट सोचना है गलत है कि सही। अभी तो आपको पता है, अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ईस्टर्न घाट काफ़ी कटा फटा है। यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और वैली बनाते हुए जाती हैं और आगे जाके डेल्टा बनाती हैं। इसीलिए वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में ये काफ़ी चौड़ा है। ये चौड़ा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं नदियाँ और डिपोजिशन यहाँ पर करती रहती है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जैसा कि आप देख रहे होंगे कि एवरेज रेनफॉल जो यहाँ पर होती है, यानी कि आपके ईस्टर्न घाट्स में जो एवरेज रेनफॉल है वो 1000 मिलीमीटर होती है। अब यहाँ पर रेनफॉल होती कहाँ से है? तो
तो यहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी कि आपका जो लौटता हुआ मानसून होता है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कोई भी विंड हो, मानसून हो, इत्यादि हो, नाम इसका वही दिया जाता है जहां से वो जिस डायरेक्शन से मूव करती है। साउथ वेस्ट मानसून यानी कि साउथ वेस्ट से वो एंटर कर रहा है, तो जहां से मूव करता है। तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आपको ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द रेनफॉल उसी से होता है। और इसकी एवरेज हाइट जो है वो 600 मीटर है। दिस इज एवरेज हाइट। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो महेंद्रगिरी है, आपको ये अच्छी तरीके से ज्ञात होगा। तो महेंद्रगिरी 1500 मीटर ऊंची है और इसकी जो एवरेज है वो 600 मीटर है, यानी कि काफ़ी छोटी हिल्स भी होंगी, काफ़ी बड़ी हिल्स भी होंगी, तो उन सब का एवरेज 600 मीटर आ जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स की कंपैरिजन में ये काफ़ी पुराना है। ये अब आप बोलोगे ये कैसे हो सकता है, ये पुराना है। ये इसलिए पुराना है, पुराना और नया इस आधार पर डिसाइड किया जाता है कि वहाँ पर रॉक्स कितनी पुरानी है। क्योंकि वेस्टर्न घाट में क्या हुआ, वॉल्केनिक एरप्शन काफ़ी बाद तक होते रहे, वॉल्केनिक एरप्शन काफ़ी बाद तक होते रहे, तो वहाँ पर जो रॉक्स हैं वो नई हैं। किसके कंपैरिजन में, ईस्टर्न घाट्स के कंपैरिजन में। इसलिए बोला जाता है कि ये वेस्टर्न घाट्स की कंपैरिजन में ओल्डर है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर मिलते हैं। तो आपको ऑप्शन में या तो दोद्दा बेटा पीक दे देंगे वो, या नीलगिरी हिल्स दे देंगे। तो आपके दोनों आंसर सही हैं, दोनों साथ में तो नहीं देंगे कभी भी। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ पर मिलते हैं, दोद्दा बेटा पीक पर मिलते हैं, जो कि तमिलनाडु में स्थित है और ये तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में बनाया हुआ है, ये मीट कर रहे हैं दोनों, ये ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है। दोद्दा बेटा पीक पर ये मीट कर रहे हैं, यानी कि कौन सी हिल्स, आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ हिल्स हैं। कौन कौन सी हिल्स है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। आपको हिल का नाम दे देंगे और वहां पर आपको लगाना होगा ये ईस्टर्न घाट्स में आती है या वेस्टर्न घाट्स में आती है। आपसे नल्ला मलाई बोल दिया जाएगा कि ये नल्ला मलाई हिल्स है और ये वेस्टर्न घाट में स्थित है, और वो उस टाइम पे गलत होगा। अगर आपको पता होगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर नल्ला मलाई, वेलिकोंडा, पालनी, सेवरॉय, जावाडी, तिरुमाला, कोंडापल्ली और करंट मलाई, तो ये कुछ हिल्स है जो यहाँ पर स्थित है। किसमें, ईस्टर्न घाट्स में। ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो, इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये तो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। हाईएस्ट पीक ईस्टर्न घाट की कौन सी है, तो वो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया था महेंद्रगिरी है, जिसकी हाइट 1500 मीटर है और उड़ीसा में स्थित है। रेनफॉल जो यहाँ पर होता है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून से होता है। हम ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसमें अभी आपने देखा कि बहुत सारी रिवर जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और यहाँ से होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती हैं। इससे यहाँ पर क्या होता है, ये कट छट जाता है काफ़ी जगह पर और यहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। अब इससे भी काफ़ी सारी नदियों का उद्गम है, यानी कि काफ़ी सारी रिवर्स का ओरिजिन है, यहाँ से निकलती हैं काफ़ी सारी रिवर्स। उनमें ऋषिकुल्या है, नागावती है, चंपावती है, बेगावती है, इंद्रावती है, स्वर्णमुखी, कुंडू, वेल्लार और चित्रावती। ये कुछ रिवर्स हैं जो यहाँ से निकलती हैं। हाँ, एक बार इन पर आप एक नज़र से इनको देख लो या 2-3 बार वीडियो देख लेना, तो आपको ये याद हो जाएंगी और इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी तक क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत कम बने हैं, तो आगे बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है और मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलो अब आगे देखते हैं। अब इम्पोर्टेंस की बात कर लेते हैं कि ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स है यहाँ पर, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हैं और ये ईस्टर्न घाट हमारे लिए किस तरीके से इम्पोर्टेंट है।
तो यहाँ पर इंसेक्ट्स की 4000 से ज़्यादा स्पीसीज मिलती हैं। फ्लावर स्पीसीज की अगर बात की जाए तो 3000 से ज़्यादा मिलती हैं। वर्ड स्पीसीज 290 लगभग मिलती हैं। और मेडिसिनल प्लांट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पर। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है आप खुद सोच के देख लो। और यहाँ पर फॉरेस्ट काफ़ी डेंस एरिया है फॉरेस्ट के हिसाब से, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं, यानी कि यहाँ की जो वेजिटेशन है उसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसे कि एरिड एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ पर एरिड एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है। सवाना टाइप फॉरेस्ट मिलता है। अब ये एरिड एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट क्या है, सवाना टाइप फॉरेस्ट क्या है, ये देख ले। थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको बता दूं। एवरग्रीन फॉरेस्ट का मतलब जहाँ पर हमेशा पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं, यानी कि पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं बल्कि गिराते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ पूरी पत्तियां नहीं गिराते हैं। तो एवरग्रीन का मतलब ये कभी मत समझ लेना कि पत्तियां गिराते ही नहीं है, पत्तियां गिराते हैं बट एक साथ नहीं गिराते हैं। तो ये चीज आपको समझनी होगी। और उसके बाद डेसिडुअस, यानी कि एक साथ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जब पानी का अभाव होता है। और उसके बाद सवाना टाइप। तो यहाँ पर बहुत सारे वेटलैंड्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर काफी सारे वेटलैंड्स हैं। तो उन वेटलैंड्स में बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी। तो ये इसलिए और ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर 450 प्लस एंडेमिक प्लांट्स हैं। सॉरी, एंडेमिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जो केवल वहीं पर मिलते हैं वो एंडेमिक प्लांट्स कहलाते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहलाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंडेमिक का मतलब क्या है, एंडेमिक प्लांट्स, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या है, ऑप्शन ए में दे दिया ऐसी स्पीसीज जो केवल वहीं पर पाई जाती है। ऑप्शन बी में दे दिया आपको ऐसी स्पीसीज जो कहीं भी पाई जा सकती हैं और यहाँ पर भी पाई, इस तरीके से आपको कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एंडेमिक स्पीसीज वो होती हैं जो केवल उसी जगह पर पाई जाती हैं। तो ट्रीज यहाँ पर कौन कौन से हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रीज होते हैं यहाँ पर, जैसे कि रोजवुड है, तो रोजवुड है, महोगनी है, रेड सैंडल है, टीक है इत्यादि। तो ये यहाँ पर ट्रीज हैं। और एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, इंडियन बाइसन है, स्लेंडर लॉरिस है। इसके अलावा जंगली कुत्ता है, जंगली बिल्ली है और जंगली सूअर है। ये सब यहाँ पर एनिमल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि एनिमल्स और ट्रीज या प्लांट्स जो भी यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, इनकी इलीगल स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से लोग, जैसे यहाँ पर मंगूस पाया जाता है तो उसको ये पेंटिंग वाला ब्रश बनाने के लिए, अब वो अच्छा माना जाता है, अच्छी क्वालिटी का माना जाता है, पेंटिंग वाला ब्रश बनाने के लिए हजारों की संख्या में मंगूस को मार के यहाँ से अन्य देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है, इलीगली एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये बैन है इंडिया में। तो अब इस रेड सैंडल में ऐसा माना जा रहा था, बीच में अभी पाया गया था कि उसमें कुछ मात्रा यूरेनियम की है, तो उसको निकालने के लिए इसकी भी इलीगली इसको भी दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। तो ये एक समस्या है यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की, जिसको रिजॉल्व किया जाना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं, क्योंकि कंजर्वेशन, जैसा कि अभी आपसे बात किया है कि इन स्पीसीज के कितना डाइवर्स है, ये स्पीसीज बहुत सारी यहाँ पर पाई जाती हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है इंडिया के लिए ये। तो यहाँ पर इनका कंजर्वेशन बहुत ही आवश्यक है। तो कंजर्वेशन के लिए कुछ यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, उनके हम नाम एक बार देख लेते हैं क्या है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में यहाँ पर काफ़ी बड़ा बना हुआ है एक शेषाचलम हिल्स पर, तो शेषाचलम हिल्स रेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब बनी हुई है। तो शेषाचलम हिल्स पर एक बायोस्फीयर रिजर्व, पूरा वो बायोस्फीयर रिजर्व ही बना दिया गया है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर बात करें तो यहाँ पर गुंडला ब्रह्मेश्वरम है, कंबाला कोंडा है, कौंडिन्या है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, पापीकोंडा है, श्री वेंकटेश्वरम है। तो ये कुछ यहाँ पर
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, एक बार रिपीट कर देता हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या है, शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में गुंडला ब्रह्मेश्वरम, सेकंड कंबाला कोंडा, थर्ड कौंडिन्या, फोर्थ नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नेक्स्ट पापीकोंडा, नेक्स्ट श्री वेंकटेश्वरम। तो ये कुछ यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दे दिए जाएंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा ये ईस्टर्न घाट में या वेस्टर्न घाट में कहाँ पर है, तो वो आपको बताना पड़ जाएगा। एक बार ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जितनी भी है वो मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप फिर भी ये देख लेना जो भी मैंने आपको बताएं कि कौन से स्टेट्स में है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारी ट्राइब्स भी यहाँ पर रहती हैं। तो जैसे सवारा है, जटापू है, कोंडाडोरा है, गडावा है, खोंड है, मन्ने डोरा है, मुख डोरा है, ये बहुत सारी यहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं और इनकी अपनी एक स्पेसिफिक कल्चर होती है, स्पेसिफिक ट्रेडिशन होता है जिस वे में वो रहते हैं। और हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारी डाइवर्सिटी जो है वो और प्रखर होती है और ये प्रकृति के साथ काफ़ी अच्छा संबंध बना के रखते हैं और ये बहुत सारी मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं, नेचुरल मेडिसिन्स के बारे में जानते हैं। तो इनके ट्राइब्स की कंजर्वेशन के लिए, ट्राइब्स के इन स्पीसीज की कंजर्वेशन के लिए और ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट स्टेप्स लेती रहती है। आगे देखते हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं कि यहाँ पर चैलेंजेस क्या हैं। एक तो बेतरतीब खनन, यहाँ पर जो माइनिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कोल्ली हिल्स है, यहाँ पर सेवरॉय हिल्स हैं, तो वहाँ पर बॉक्साइट और मैग्नेसाइट निकाला जाता है, काफ़ी मात्रा में मिलता है, तो इससे यहाँ के लोग प्रभावित होते हैं। कोल्ली हिल्स और सेवरॉय हिल्स में क्या निकाला जाता है, बॉक्साइट और मैग्नेसाइट। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शिकार किया जाता है इलीगली, जैसा कि अभी आपको बताया था मंगूस के बारे में। वहाँ से फिर तस्करी की जाती है, यहाँ से दूसरी जगह भेजा जाता है। और जंगलों की कटाई की जा रही है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किए जा रहे हैं, जंगलों की कटाई जिससे की जाती है। और यहाँ पर फॉरेस्ट फायर की प्रॉब्लम है। और ये ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर लगी थी, अमेजोन में लगी थी, इसी तरीके की यहाँ पर भी छोटी तो कभी कभार लगती रहती है। तो ये भी अपने आप में एक समस्या है, तो इससे भी निजात पाना बहुत ज़रूरी है। तो फॉरेस्ट फायर एक अपने आप में प्रॉब्लम है। और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है क्योंकि आपको अभी बताया रॉ मटेरियल वहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो रॉ मटेरियल तो वहाँ पर अवेलेबल है, तो वहाँ पर फिर कोल भी पास में अवेलेबल है। तो जैसा कि आपने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा होगा, इंडस्ट्रीज़ का सेटअप कैसे होता है, तो उसके लिए वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा सेटअप किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है जिससे यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो प्रभावित हो रही है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं वहाँ के लिए। अभी एक रिपोर्ट आईआईटी खड़गपुर ने निकाली थी, उसने अध्ययन किया था आईआईटी खड़गपुर ने, तो बताया था कि पिछली सदी की तुलना में आज जो स्थिति है वेस्टर्न घाट की, वो 16% वेस्टर्न घाट लगभग नष्ट हो चुका है। तो ये अपने आप में एक दुखद घटना है। तो इसके कंजर्वेशन के लिए कौन क्या कर रहा है वो देख लेते हैं। तो ये काउंसिल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन है। कौन सी काउंसिल? काउंसिल फॉर ग्रीन रिवोल्यूशन है। तो उसने अपना एक अलायंस बनाया हुआ, ग्रीन्स अलायंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स। ग्रीन्स अलायंस फॉर कंजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये अलायंस बनाया हुआ है। और ये अलायंस वहाँ के कंजर्वेशन के लिए जितना भी फंड मुहैया करा सकता है वो अपना फंड इकट्ठा करके काम करता है, वहाँ पे निगरानी रखता है। ये अच्छा काम कर रहा है। और गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम इनिशिएटिव लेती रहती है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि ये केवल हमारी ही धरोहर नहीं है, एंडेमिक स्पीसीज हैं, तो ये पूरी दुनिया की धरोहर होती हैं और इनको बचाना ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य होता है। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना। और आगे भी मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँगा अपने वीडियोस को। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ आपको पूरी ज्योग्राफी अच्छी तरीके से कराऊंगा, साइंस एंड टेक भी स्टार्ट करूँगा बाद में। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।